हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियो के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम कास्टिंग प्रोसेस में देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, गेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होंगे, एक गुड गेटिंग सिस्टम हम किस गेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कास्टिंग में क्या होता है और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में गेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। गेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, स्प्रू, रनर, इन गेट और राइजर, ये जो हमारी मोल्ड कैविटी को छोड़ के हमें जिस प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी का जितना भी अरेंजमेंट हम करते हैं उसे हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। उसे हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है गेटिंग सिस्टम का। हम जो मोल्टन मेटल क्रिएट करते हैं कपोला में, वो मोल्टन मेटल हम इस स्प्रू में डालते हैं और स्प्रू से जाते जाते ये मोल्ड कैविटी में पहुंच जाता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गेटिंग सिस्टम इज provide a molten metal up to the mold cavity or to fill a mold cavity with a molten metal in a shortest possible time। मतलब जितना शॉर्ट टाइम में हो सके उतने शॉर्ट टाइम में हम उस मोल्टन मेटल से इस कैविटी को फिलअप करने के लिए गेट सिस्टम का यूज करते हैं। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम नहीं होगा, टाइम ज्यादा लेंगी गेटिंग सिस्टम, तो उस केस में क्या होता है, अगर गेटिंग सिस्टम में मैंने कोई लिक्विड डाला है और वो इस गेटिंग सिस्टम से फ्लो हो रहा है बट वो टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर टाइम ज्यादा लेगा तो वो लिक्विड मेटल जो होगा वो यहाँ पे ही सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो गेटिंग सिस्टम में ही सॉलिड हो जाएगा तो वो मोल्ड कैविटी में पूरा फिलअप नहीं हो जाएगा। मोल्ड कैविटी में पूरा लिक्विड, हम पूरा मेटल होगा, वो मोल्ड कैविटी को पूरा फिलअप नहीं कर पाएगा ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट इन गेटिंग सिस्टम। अगर गेटिंग सिस्टम में सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसको रिस्ट्रिक्शन होगा, लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी में अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मोल्ड कैविटी को फिलअप करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है टू फिल अ मोल्ड कैविटी, टू फिल मोल्ड कैविटी विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में हम मोल्ड कैविटी को फिलअप करना चाहते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा, हम जब भी मोल्टन मेटल डालते हैं तो उस मोल्टन मेटल में कुछ इंप्योरिटीज होती है, वो इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं। वो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ होता है, वो स्ट्रेनर भी कुछ इंप्योरिटी को रिमूव करता है। यहाँ पे बेसिन में भी कुछ ऐसा शेप क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे भी कुछ इंप्योरिटी रिमूव की जाती है। यहाँ स्कीम बॉब लगा होता है, यहाँ पे भी लिक्विड मेटल में जो इंप्योरिटीज है उसको रिमूव किया जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा है। तो सेकेंड है टू रिमूव इंप्योरिटीज। ओके, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा गेटिंग सिस्टम का टू रिमूव इंप्योरिटीज। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर गेटिंग सिस्टम इज दैट टू सेट अ टेम्परेचर रेंजेस सो दैट द श्रिंकेज विल ऑकर इन गेटिंग सिस्टम एंड नॉट इन अ कास्टिंग पार्ट। मतलब हम जब भी इस मोल्टन मेटल को इस गेटिंग सिस्टम में डालेंगे, मोल्ड कैविटी फिलअप हो जाएगा, राइजर भी फिलअप हो जाएगा, बट जब श्रिंकेज होगा, जब ये कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दौरान जो भी श्रिंकेज होगा वो श्रिंकेज गेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, मोल्ड कैविटी में, या फिर हमारे जो कास्टिंग पार्ट है वहां पे श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर को सेट करने के लिए भी हम गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। उसमें क्या होगा, जो गेटिंग सिस्टम मोल्ड कैविटी है वो पहले वो हम टेम्परेचर का या फिर इस गेटिंग सिस्टम का कुछ ऐसा शेप, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां से कूलिंग रेट जो होगा वो कास्टिंग पार्ट का ज्यादा होगा। अगर कास्टिंग पार्ट का कूलिंग रेट ज्यादा होगा तो ये पहले ठंडा हो जाएगा, पहले सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड होने के टाइम जो भी उसको श्रिंकेज अलाउंसेस लगेंगे, वो श्रिंकेज अलाउंसेस, उस श्रिंकेज अलाउंसेस के दौरान जो भी मेटल लगेगा वो मेटल ये गेटिंग सिस्टम से वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। गेटिंग सिस्टम के थ्रू वो लिक्विड मेटल इस पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी श्रिंकेज होंगे, ये बाद में कूलिंग होगा तो यहाँ पे जो भी श्रिंकेज होंगे वो हमारे गेटिंग सिस्टम में होने चाहिए, ना कि कास्टिंग पार्ट में। तो थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा जो भी सॉलिड टू सेट टेम्परेचर रेंजेस so that shrinkage will occur in a gating system, not in a casting part। कास्टिंग पार्ट में श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। जो भी श्रिंकेज
होगा वो गेटिंग सिस्टम में होना चाहिए। ऐसा हम टेम्परेचर सेट करते हैं ताकि गेटिंग सिस्टम है बाद में कूल हो जाए, पहले हमारा कास्टिंग पार्ट सॉलिडिफाई हो जाए। और फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो होगा लिक्विड मेटल शुड एंटर स्मूथली इन द मोल्ड कैविटी। metal enter smoothly in mold cavity. Metal enter smoothly in mold cavity, that is without इसका मतलब है विदाउट टर्बुलेंस। हम जब भी मेटल लिक्विड मेटल इस गेटिंग सिस्टम से फ्लो होगा तो इस फ्लो होने के टाइम उसमें टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, मेटल का स्प्लैशिंग भी नहीं होना चाहिए और इरोजन जो होगा वो इरोजन भी नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। जब भी हम कोई मेटल को लिक्विड मेटल को इस गेटिंग सिस्टम से फ्लो कराना चाहते हैं, उसके दौरान अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या करेगा, इस स्क्रू को, इस कैविटी को भी डैमेज कर सकता है। टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा होगा तो इस कैविटी को वो स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक होने के बाद वो कैविटी टूट भी सकता है या फिर हमारे गेटिंग सिस्टम को भी वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी से वो जो फ्लो होगा वो हो, टर्बुलेंस ना हो, उसमें स्प्लैशिंग भी ना हो। जब भी ये आके इधर स्ट्राइक हो जाए तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लैशिंग ना हो। हमें जिस रिक्वायर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो उसको हम रिक्वायर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा सके और विदाउट एरोजन। मतलब अगर इस गेटिंग सिस्टम में या फिर इस मोल्ड में टर्बुलेंस ज़्यादा होगा तो ये सैंड को, जो साइड में सैंड लगा हुआ है जिसकी कैविटी बनी हुई है, वो सैंड का इरोजन होगा और वो सैंड हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, इससे कास्टिंग डिफेक्ट बढ़ेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो जो मेटल है वो स्मूथली इंटर हो इनसाइड द मोल्ड कैविटी, उसमें टर्बुलेंस ना हो, स्प्लैशिंग ना हो और मोल्ड का इरोजन भी ना हो। और फिफ्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इन कास्टिंग प्रोसेस इज दैट कास्टिंग की जो यील्ड होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कास्टिंग यील्ड शुड बी मैक्सिमम, कास्टिंग यील्ड शुड बी मैक्सिमम। अब इसका क्या मतलब है, जो कास्टिंग का एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हम कास्टिंग सिर्फ इतना पार्ट है हमारा कास्टिंग में, हम सिर्फ हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सिर्फ इस मोल्ड कैविटी का है और ये जो इधर का पार्ट है गेटिंग सिस्टम है वो तो वेस्टेज में जाता है, वो वेस्टेज में जाता है, हम उसको मशीनिंग करके अलग कर देते हैं। मतलब ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये गेटिंग जो सिस्टम है ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो हम इसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम रखना चाहेंगे, इसका वॉल्यूम या एरिया हम मिनिमम रखना चाहेंगे ताकि हम कम से कम मेटल को मेल्ट करके इस कैविटी को फिलअप कर सके। तो इसका जो यील्ड होगा, यील्ड को हम निकालते हैं, जो भी कास्टिंग मेटल होगा हमारा या फिर हम बोलेंगे कास्टिंग वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कास्टिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा कास्टिंग वॉल्यूम प्लस गेटिंग में वॉल्यूम। तो इस जो गेटिंग का जो वॉल्यूम होगा उसको हम मिनिमम कर देंगे। ये जो गेटिंग सिस्टम हम बनाएंगे इसमें कम से कम मेटल आ जाए, कम से कम में मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए क्योंकि वो हमारा वेस्टेज पार्ट है, हम उसको मशीनिंग करके हमारे जो रिक्वायर्ड पार्ट है उससे अलग कर देते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाए, कम से कम मेटल में हम या हमारी मोल्ड कैविटी में फिलअप कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है गेटिंग सिस्टम के। अभी इस ऑब्जेक्टिव को हम आगे चल के अचीव करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। तो इसे देख लेते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या होता है। अब इस मोल्ड कैविटी में हम जो गेटिंग सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम में अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो उस केस में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगे वो इस मोल्ड के थ्रू इस गेटिंग सिस्टम में इंटर करेंगे, उस मोल्ड के थ्रू इस गेटिंग सिस्टम में इंटर करेंगे। और अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस मोल्टन मेटल में इंटर होंगे वो मोल्टन मेटल के साथ मोल्ड कैविटी में जाएंगे और हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट में भी वो गैसेस डिसॉल्व होंगे, तो उससे हमारे कास्टिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाते हैं। तो उस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। मतलब when pressure is fall below atmospheric pressure in a getting system, at that time atmospheric air or atmospheric gases sucks inside the gating system and that gases dissolve in a metal and produces a defect in casting and that effect is called as aspiration effect। ये जो
साइड में बना हुआ है, ये पूरा सैंड का बना हुआ होता है, तो इसमें पोरोसिटी होना ही है, इसमें पोरोसिटी होता ही है, जिससे यहाँ से गैस इस गेटिंग सिस्टम में जा सकता है। और अगर इस गेटिंग सिस्टम में कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में वो गैसेस इस गेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे, हमारे मेटल में डिजोल्व हो जाएंगे और हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट में आ जाएंगे। इसे गैस डिफेक्ट हो जाएंगे कास्टिंग प्रोडक्ट में, और वो हमें अनरिक्वायर्ड हो गए, और इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो अभी हमने देखा कि एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या होता है, अब उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो मैंने उसके लिए आपको यहाँ पे एक सिंपल स्प्रू निकाला है जो कि एक रेगुलर शेप का है, और एक बेसिन यहाँ पे दिखाया है। इसमें हम जो लिक्विड मेटल डालेंगे उसका टॉप में 1, इसके स्प्रू के स्टार्ट में 2 और स्प्रू के एंड में 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ये जो बेसिन का हाइट होगा उसे मैं बोलता हूँ हाइट ऑफ कप, या बेसिन पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप हम उसे बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिन की जगह कप बोला है, तो मैंने हाइट ऑफ कप लिखा है। और ये जो होगा ये हमारा स्प्रू है, तो स्प्रू का हाइट मैंने HS से डिनोट किया है, और ये हाइट ऑफ कप और हाइट ऑफ स्प्रू मिला के हमारा हो जाता है टोटल हाइट। तो टोटल हाइट है। और हम एस्पिरेशन इफेक्ट में चाहते हैं कि मोल्ड कैविटी में जितना भी गेटिंग सिस्टम है उसमें प्रेशर जो है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गेटिंग सिस्टम में प्रेशर ज्यादा है तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं होगा। और उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे P1 प्रेशर है, सेकेंड पॉइंट पे P2 प्रेशर है, और थर्ड पॉइंट पे P3 प्रेशर है। और अगर मुझे एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना है तो इस सभी पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो मुझे ग्रेटर देन चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो मुझे ग्रेटर देन चाहिए होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है। और मुझे मिनिमम एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेंटेन कर पाएंगे तो वो बाहर के गैसेस को सक नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर है तो अच्छा ही है, वो हमारा एक गुड गेटिंग सिस्टम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1, P2, P3। इसका प्रेशर जो है मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा चाहिए या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल चाहिए। एटलीस्ट कंडीशन है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं लिख लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब मुझे इस सब का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चाहिए। मैं एटलीस्ट की कंडीशन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब सिंपल हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है बर्नौलीज इक्वेशन, हम उसको लगाते हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम उसमें देखते हैं बर्नौलीज जो इक्वेशन होता है उसे हम कॉमनली लिख लेते हैं P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड बर्नौलीज इक्वेशन। ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी डिटेल में देखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। P डिवाइडेड बाय रो जी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्लस Z इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लगाएंगे और उससे हम देखेंगे कि एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया चाहिए। अब मैं फर्स्ट लगाता हूं ये फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है उसके बीच में मैं ये बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z2। ओके, मैंने पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगाया है। अब आप कंडीशन देखेंगे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे एस्पिरेशन इफेक्ट अवॉइड करने के लिए ये P1 और P2 है वो दोनों का भी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो भी मेरा एस्पिरेशन इफेक्ट अवॉइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेता हूँ तो यहाँ से मेरा P1 और P2 का जो टर्म्स है कैंसल हो जाएगा, राइट, क्योंकि P1 और P2 इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटलीस्ट की कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे V1 जो है इस 1 पॉइंट पे हम मेटल डाल रहे हैं
मेटल स्टॉप है, उस कंडीशन में तो कोई उसमें वेलोसिटी नहीं होगा, तो यहाँ से V1 जीरो हो जाएगा, यहाँ से V1 भी जीरो हो जाएगा। अब Z1 है, मैं इस पॉइंट को मेरा डाटा मान लेता हूं, तो Z1 मतलब यहाँ तो मेरा टोटल हाइट कितना है, यहाँ पे Z1 एलिवेशन कितना है, HT है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HT। इस साइड में केवल हमारा Z1 बचा था और Z1 इज इक्वल टू HT है। अब यहाँ पे P2 और P1 कैंसिल हो गया है और V2, अब V2 यहाँ से मेटल फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेटल भरा हुआ है, तो टॉप लेवल में मेटल का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड लेवल पे मेटल का फ्लो हो रहा है, मेटल इस स्प्रू के अंदर जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो हम उसको जीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, राइट। अब Z2 की बात करते हैं। Z2 मतलब इस 2 पॉइंट पे एलिवेशन कितना है, HS है, हाइट ऑफ स्प्रू इतना एलिवेशन है, तो Z2 हमारा बराबर होगा HS के, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HS। ओके, अब HT को मैं HS प्लस HC लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो हमारा हाइट ऑफ कर्व प्लस हाइट ऑफ स्प्रू के बराबर है। और यहाँ पे मैं ये सेम टर्म V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस HS लिख लेता हूँ। अब HS को मैं इस साइड में लेके आऊंगा, तो ये HS और HS हाइट ऑफ स्प्रू दोनों साइड में है, तो वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से मुझे V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी HC, ये एक रिलेशन मिल जाएगा। V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी HC, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा और हम डायरेक्टली भी जानते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकालते हैं। वो फार्मूला कैसे आता है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है। अगर मैं 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाता है V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी HC। ओके, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी HC। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया है, इसे मैं बोलता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम बर्नौलीज इक्वेशन मैं अप्लाई करूंगा पॉइंट 2 और 3 के बीच में। अब मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूं पॉइंट 2 और 3 के बीच में, तो इक्वेशन हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z2 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z3, राइट, Z3। अब इसमें भी हम देखेंगे P2 और P3 है, P2 और P3 है, P2 इज इक्वल टू P3, एटलीस्ट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होनी चाहिए एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। तो P2 और P2 इक्वल भी होंगे तो हमें एस्पिरेशन इफेक्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दो टर्म्स हमारे जीरो हो जाएंगे। अब V2 को हमने यहाँ से निकाला हुआ है, Z2 भी पता है हमारा, Z2 इज इक्वल टू HS है। 2 पॉइंट पे ये इसको डाटा मान लेता हूँ, तो Z2 पे हाइट कितना है, HS है, और V2 सॉरी यहाँ पे V3 आ जाएगा, यहाँ पे V3 आ जाएगा, और Z3 ये 3 पॉइंट पे डाटा मैंने 3 पॉइंट को माना है, तो यहाँ से Z3 भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z2 को हम लिख सकते हैं HS, राइट, और इस साइड में बचेगा V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी प्लस Z3 हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि Z3 को हमने डाटम ले लिया। तो हमें एक रिलेशन मिला है। अब मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू रख देता हूँ, V2 की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्वाइस जी इंटू हाइट ऑफ कर्व, ट्वाइस जी इंटू हाइट ऑफ कर्व। अब 2G नीचे भी है ऊपर भी है तो कट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है HC प्लस HS, और HC प्लस HS को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ टोटल हाइट HC प्लस HS इज इक्वल टू HT है, तो HC प्लस HS को मैंने HT लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, और यहाँ से मैं V3 की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ट्वाइस जी इंटू HT, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी इंटू HT। मतलब अगर मैं 2 और 3 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलता है V3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी H इंटू T, ओके, H इंटू T, और इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंपल है, कुछ नहीं है, 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है, जो भी टर्म जीरो है उसको जीरो पुट करना है, फिर 2 और 3 के बीच में
बर्नौलीज इक्वेशन लगा के उसमें जो जो टर्म्स जीरो है उसको जीरो रखना है और फिर आपको रिलेशन मिल जाएंगे। अब मैं सेकंड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब मैं अप्लाई करूँगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन में मास कंजर्व होता है, मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसमें किसी भी पॉइंट में मास फ्लो रेट ले लूँ तो वो कांस्टेंट हो जाता है। मैं ले लेता हूँ 2 और 3 के बीच में, तो मास फ्लो रेट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 2 और 3 के बीच में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। अब A एरिया है, V2 वेलोसिटी है, A3 एरिया एट पॉइंट 3 है, V3 वेलोसिटी एट पॉइंट 3 है, और V2 और V3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक रेशियो ले रहा हूँ A2 डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय V2। ओके, और V3 और V2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ। ट्वाइस जी HT है V3 की वैल्यू, और नीचे हमारा आ जाएगा ट्वाइस जी HC। अब ये सेम है, रूट से रूट भी सॉरी अब ये सेम है, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस साइड में मुझे मिलेगा A2 डिवाइडेड बाय A3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी HT डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी HC। ये 2G सेम है तो यहाँ से कैंसल हो जाएगा, और मुझे एक फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा HT टोटल हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ कर्व। तो ये हमें एक हमारा फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। अगर इस रिजल्ट को हम हमारे गेटिंग सिस्टम में मेंटेन कर पाएंगे तब हम एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? टोटल हाइट है और हाइट ऑफ कर्व है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है और हाइट ऑफ कर्व सिर्फ इतना है। मतलब जो टोटल हाइट है जो HT है वो ग्रेटर देन HC है। HC से बहुत बड़ा है HC से बहुत बड़ा है HT। यहाँ पे आप साफ देख रहे हो HT HS प्लस SC है, और SC सिर्फ इतना है, HT यहाँ से यहाँ तक है, मतलब HT ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर देता हूँ समझने के लिए, तो आप अगर मैं इस HT को, मान लीजिए मैं HT को 4 ले लेता हूँ और ये मेरा SC बहुत कम है तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, बहुत कम है। SC जो है उसका हाइट है 1 मीटर, HT है उसका हाइट है 4 मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो 3 मीटर है। तो मेरे ST हो जाएगा 4 मीटर, SC हो जाएगा 1 मीटर। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हो 4:1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A3 ब्रैकेट स्क्वायर, A3 डिवाइडेड बाय AT। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये A2 डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A3, A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A3। मतलब हमें एक फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, फाइनल हम क्या करना चाहते हैं, ये जो A2 है वो हमें ग्रेटर रखना चाहिए, A2 है वो हमें A3 से ग्रेटर रखना चाहिए एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ये जो फाइनल रिलेशन हमें मिला था, यहाँ पे मैंने समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दिए। आप यहाँ से भी डायरेक्टली समझ सकते हैं ST ग्रेटर है SC कम है, तो हमारा A2 जो होगा वो ग्रेटर होना चाहिए A3 से। तो हमें एक फाइनल और फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, A2 should be greater than A3, A2 must be greater than A3 to avoid air aspiration effect, A2 should be greater than A3 to avoid air aspiration effect। अब एरिया एट पॉइंट 2 ग्रेटर होना चाहिए एरिया एट पॉइंट 3, एरिया एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन एरिया एट पॉइंट 3। अगर तो इसीलिए हम जो मैंने अभी तक जो जितने भी कास्टिंग प्रोसेस आपको बताया है वहां पे मैंने कुछ इस तरफ का स्प्रू का शेप निकाला हुआ था।
ऊपर मैंने बड़ा दिखाया था, नीचे मैंने छोटा दिखाया था। तो उसका ये इफेक्ट होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट उस गेटिंग सिस्टम में नहीं होगा, इसीलिए हम ऊपर बड़ा एरिया रखते हैं एट अ पॉइंट 2 और नीचे जो होगा उसमें एरिया हम कम कर देते हैं टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। अब इसके लिए डिजायर्ड शेप कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो रिलेशन मिला है हम इसे बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स में ये जो रिलेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमारे स्प्रू का जो आइडियल शेप है, वो है पैराबोला। स्प्रू का आइडियल शेप, ये जो फाइनल रिलेशन निकाला था या इसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमें आइडियल शेप होगा स्प्रू का वो पैराबोला होना चाहिए। अगर हम स्प्रू को पैराबोलिक टाइप का बनाएंगे तो उस केस में उस गेटिंग सिस्टम में एयर एस्पिरेशन इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर हम गेटिंग सिस्टम में जो स्प्रू है उसको पैराबोलिक कर देते हैं तो उस केस में उसमें एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं होता है, आइडियल शेप होता है स्प्रू का पैराबोला। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो पैराबोलिक शेप है स्प्रू का वो किसी मोल्ड के अंदर बनाना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पैराबोलिक शेप किसी मोल्ड के अंदर, किसी कैविटी के अंदर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम जो शेप यूज करते हैं वो होते हैं टेपर्ड सिलेंड्रिकल शेप का हम स्प्रू बनाते हैं। अगर आइडियल शेप की बात करेंगे तो हमारा शेप होना चाहिए पैराबोला, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज होती है इसीलिए हम स्प्रू का शेप है वो टेपर्ड सिलेंड्रिकल रखते हैं। मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारा जो स्प्रू होगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, कुछ ऐसा होगा, और हम उसको टेपर प्रोवाइड करेंगे। नीचे हम इसका एरिया छोटा कर देंगे क्योंकि एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए A2 मतलब यहाँ का एरिया यहाँ से एरिया से ज़्यादा होना चाहिए टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। तो ये था पूरा डिटेल्स ऑफ एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।